Hello students, welcome to online classes of BSR Government Arts College Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography, and we are doing the first paper of BA Part First, Geography first paper, that is Physical Geography. तो आज हम BA Part प्रथम का पहला पेपर जो कि भौतिक भूगोल है उसको कर रहे हैं। उसमें जो टॉपिक हमने आज लिया है वो है तापमान। स्टूडेंट्स, तापमान के ऊपर एक पूरी श्रृंखला लेक्चर्स की मैंने बनाई है, तो इसका चौथा भाग आज हम कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे तापमानों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं? हम पृथ्वी के ऊपर सूर्य द्वारा दिए गए टेम्परेचर को का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है और कौन से कारक उसमें प्रभावी होते हैं, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो कारक होता है वो होता है अक्षांश। अब अक्षांश किस प्रकार से सूर्य के ताप को निर्धारित करते हैं? तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि भूमध्य रेखा के ऊपर या विषुवत रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और उनका एंगल जो होता है वो बिल्कुल राइट एंगल होता है। और इस प्रकार से जैसे जैसे हम अक्षांश अक्षांश उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं, यानी हम जैसे जैसे विषुवत रेखा से पोल्स की ओर या ध्रुवों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और तापमान में कमी आती जाती है। तो एक सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन का तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक एक सिंपल सा कारक है, बहुत साधारण सा कारक है कि जैसे जैसे हम अक्षांशों में ऊंचे जाएंगे वैसे वैसे हमारे तापमान कम होते जाएंगे। तो निचले अक्षांशों में यानी विषुवत रेखा के आसपास काफी गर्मी होगी और उत्तरी अक्षांश यानी ध्रुवों के आसपास काफी ठंडा मौसम रहेगा। ये पहला कारक है। दूसरा कारक है सागर तल से ऊंचाई। तो स्टूडेंट्स, आप लोग सब किसी न किसी हिल स्टेशन पर कभी ना कभी गए होंगे, तो आपने ये देखा होगा कि ज्यों-ज्यों आप पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। इसका क्या कारक है, क्या कारण है? इसका कारण ये है कि सूर्य की पृथ्वी के द्वारा जो परावर्तित किरणें होती हैं वो हमारे वायुमंडल को गर्म करती हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो जैसे जैसे हम ऊपरी वायुमंडल में जाते हैं उन किरणों का प्रभाव कम होता चला जाता है और वो ठंडी होती चली जाती हैं। और इस प्रकार से जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचे जाते जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होते जाते हैं। इसलिए ऊंचे पर्वतों की जो चोटियां हैं वो हिमाच्छादित होती हैं और पूरे वर्ष वहां की हिम नहीं पिघल पाती है, क्योंकि वहां पर तापमान अति न्यून रहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है सागर से दूरी। सागर से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जल का यह स्वभाव है कि वो देर से गर्म होता है। थल का यह स्वभाव है कि वो तुलनात्मक रूप से जल्दी गर्म होता है। उसका बड़ा साधारण सा कारण है कि जब सूर्य की किरणें जल के ऊपर पड़ती हैं तो जल की ऊपरी परत गर्म नहीं होती है। जल की कोशिश ये होती है कि वह नीचे से पूरा का पूरा सिस्टम गर्म होए, यानी किरणें अंदर जाती हैं और वो पूरे महासागर या पूरे जलीय भाग को गर्म करती है। जबकि जो धरातल है उसमें मिट्टी की ऊपरी परत गर्म हो जाती है और निचली परतें फिर भी ठंडी ही रहती हैं। तो जल की अपेक्षा जो भूमि या मिट्टी होती है वो ज्यादा जल्दी या शीघ्र गर्म हो जाती है। तो इसलिए समुद्र अपने तटवर्ती भागों पर जलवायु का समकारी प्रभाव डालता है, यानी समुद्र जब गर्म हो जाता है तो वो रात को पास के धरातल को भी गर्म रखता है और जब वो ठंडा हो जाता है तो दिन में पास के धरातल को भी ठंडा रखता है। तो इस प्रकार तापमानों का वितरण जो होता है वो समुद्र से दूरी के ऊपर प्रभावित रहता है। महाद्वीप के आंतरिक भागों में तापमान अतिशयता पाई जाती है, जिसको कि हम कॉन्टिनेंटल इफेक्ट बोलते हैं या महाद्वीपीय प्रभाव बोलते हैं। इसको हम पिछले कुछ टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसको डिटेल में दोबारा नहीं कर रहे हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है जल एवं थल का भिन्न स्वभाव। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जल और थल का स्वभाव बिल्कुल भिन्न है। जल अलग तरह से गर्म होता है और थल अलग तरह से गर्म होता है। जल ज्यादा समय में गर्म होता है और थल कम समय में गर्म होता है। उसके 3-4 फैक्टर्स हैं, उनको हम देख लेते हैं।
जल की तुलना में स्थल का सापेक्षिक घनत्व अधिक होता है, अतः स्थल को गर्म करने में कम ऊष्मा व्यय होती है। और उदाहरण के लिए यदि 1 घन फुट जल को हम गर्म करें और यदि हम 1 घन फुट भूमि को गर्म करें तो उसके लिए जल को गर्म करने के लिए दुगनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। स्थल पर सूर्य की किरणें 3 फीट की गहराई तक पहुंच पाती हैं और 3 फीट तक ही वो लगभग अपने उसको धरातल को गर्म करती हैं, जबकि जल में सूर्य की किरणें 600 फीट की गहराई तक पहुंचती हैं। आप देखिए 200 गुना अधिक, 600 फीट की से अधिक से या उससे अधिक गहराई तक प्रवेश कर पाती हैं। फलतः उन्हें जल की मोटी परत को गर्म करना पड़ता है और इस कारण से वो जल को बहुत देर में गर्म कर पाती हैं, जबकि स्थल में केवल ऊपरी परत को गर्म करना पड़ता है। स्थल पर ऊष्मा का स्थानांतरण कम होता है, किंतु जल में संवहन क्रिया द्वारा यानी संवहन धाराएं होती हैं जल में, जो कि जल को ऊपर नीचे सब जगह बराबर गर्म करने की कोशिश करती हैं। इसलिए जल ज्यादा देर में गर्म होता है और धरातल थोड़ी ही देर में गर्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, सागरों के ऊपर वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है, क्योंकि सागर में जल अथाह जल होता है, इसलिए वहां पर वाष्पीकरण की क्रिया चलती है, जिसको कि हम इवेपोरेशन कहते हैं। और इवेपोरेशन के कारण उनकी सारी जो ऊष्मा या ऊर्जा होती है जो उनको सूरज से मिली होती है, वो सारी की सारी वो सारी या बहुत सारी वो उसमें कन्वर्ट इवेपोरेशन में या वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने में खर्च हो जाती है। इसके कारण महासागर जल्दी गर्म नहीं हो पाते। 5वां पॉइंट है, स्थल की अपेक्षा जल की सतह पर सूर्य तप का परावर्तन अधिक होता है। यानी स्थल जो होता है वो तो सूर्य की किरणों को सोख लेता है और जल उनको परावर्तित कर देता है। तो एक तो उनको पहले ही ऊष्मा कम मिलती है स्थल की तुलना में, और दूसरे उनकी ऊष्मा फिर इवेपोरेशन या फिर वाष्पीकरण में खर्च हो जाती है। और तीसरी बात, बहुत गहराई तक जल गर्म होने की कोशिश करता है, जबकि स्थल सिर्फ ऊपरी परत गर्म होती है। इस कारण से जल को गर्म करने में बहुत टाइम लगता है। 6ठा पॉइंट है, सागरों के ऊपर बहुत बार मेघाच्छादन मिलता है, यानी क्लाउड का कवर जो होता है वो सब महासागरों के ऊपर छाया रहता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें मेघों को पार करके और सागरों तक नहीं पहुंच पाती, जबकि जमीनी भाग या स्थलीय भागों पर इतना मेघाच्छादन नहीं होता, यानी महासागरीय क्षेत्रों की तुलना में वहां पर कम मेघाच्छादन होता है। तो इस प्रकार ये कुछ कारक हैं जिनमें हमने ये पढ़ा कि सूर्य के ताप को प्रभावित करने वाले या सूर्य के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। इसमें सबसे मेन जो फैक्टर है वो है जल और थल का भिन्न स्वभाव और लैटिट्यूडिनल पोजीशन। तो ये कुछ टॉपिक्स हमने किए हैं। इसके अलावा कुछ गौण कारक भी हैं जो कि आज हम इस वाली कड़ी में या इस लेक्चर में नहीं कर पाएंगे, इनको हम अगली कड़ी में यानी 5वें भाग में करेंगे। तो आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।